हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें डेमोक्रेसी एंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो अंजलि, अंकित, संध्या, राजेश, पीयू, इंद्रसेन, प्रवीण, अर्जुन, विष्णु, खुशी, नित्यानंद, जयश्री, मणि प्रकाश। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बात करते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव हम लोग देख रहे थे, एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट करेंगे, फिर जुडिशियरी देखेंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेसी। तो एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने देखा कि दो तरह की एग्जीक्यूटिव होती है। एक होता है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? जो ब्यूरोक्रेसी है वो आती है। और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। जो केंद्र सरकार है उसका जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका गठन आर्टिकल 74 के तहत होता है। उसी तरह राज्य की जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसे हम लोग स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, जिसमें कि जो कि किस आर्टिकल के तहत जिसका गठन होता है? आर्टिकल 163 के तहत होता है। अब देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है ना, संघ की कार्यपालिका यूनियन लिस्ट पर बनाए गए कानून को लागू करती है। समझिए, जो संघ की कार्यपालिका है वह संघ सूची पर जो कानून बनाया गया है उसको क्या करती है? यह लागू करती है। यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स लॉ मेड अंडर यूनियन लिस्ट, है ना। जो आपका यूनियन लिस्ट है उस पर जो कानून बनाया गया है उसको लागू करने का काम किसका है? संघ की कार्यपालिका का। यानी कि उसे लागू कौन करेगी? केंद्र सरकार लागू करेगी। वहीं पर जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, याद रखिएगा, राज्य की जो कार्यपालिका है, स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट लिस्ट तथा कंकरेंट लिस्ट पर बनाए गए स्टेट लिस्ट तथा कंकरेंट लिस्ट पर बनाए गए कानून को लागू करती है। अब यहां पर देखिए ये चीज समझना बहुत आवश्यक है कि अगर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कोई कानून केंद्र सरकार ने भी बनाया, यानी कि पार्लियामेंट ने भी अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाया है, तो उसको लागू करना किसका काम है? उसको लागू करना स्टेट के एग्जीक्यूटिव का काम है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका का काम है। अब कंकरेंट लिस्ट पे आप जानते हैं कि कानून स्टेट भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों बना सकती है कानून। इसके ऊपर किसके ऊपर? कंकरेंट लिस्ट के ऊपर। लेकिन उस कानून को जब लागू करने की बात आएगी तो उस कानून को लागू करना किसका काम होगा? स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का काम होगा। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? नाउ वी विल टॉक अबाउट जुडिशियरी। जो जुडिशियरी होता है वो कैसे, मतलब क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। कंकरेंट लिस्ट जो होता है उसमें ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ठीक।
सर यूनियन कैसे लागू करता है ये बता दीजिए। केंद्र सरकार के पास जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है वो जो है ना उसके द्वारा लागू किया जाता है। ठीक, कोई भी कानून अगर बना, पार्लियामेंट ने बनाया, तो उसको लागू करने का काम, संघ सूची पर अगर कोई कानून बना है तो उसको केंद्र सरकार लागू करेगी। केंद्र सरकार के पास जो एग्जीक्यूटिव है उसके द्वारा उसे लागू किया जाएगा। और अगर कंकरेंट लिस्ट, जैसे मान लीजिए सिटीजनशिप पर कोई कानून बना, तो सिटीजनशिप जो है वो यूनियन लिस्ट का विषय है। बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई कानून है तो वो यूनियन लिस्ट का विषय है ना। इसी तरह मान लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई कानून है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई कानून है ना, तो उसको लागू करने के लिए, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड कोई कानून है, उसको लागू करना किसका काम है? केंद्र सरकार का। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई कानून है, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई कानून है, उसको लागू करना किसका काम है? केंद्र सरकार का काम है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? कैन आई मूव? आगे चला हम लोग। अरे हाँ, इन्हें बताइए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? नाउ वी विल टॉक अबाउट जुडिशियरी। जुडिशियरी देखिए, न्यायपालिका का क्या काम होता है। थर्ड पिलर है ये गवर्नमेंट का, जिसे हम क्या कहते हैं? जुडिशियरी। न्यायपालिका इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून की रक्षा करना, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, या कानून की व्याख्या करना। समझिएगा, एक तो जुडिशियरी का काम है ना, एक तो न्यायपालिका का काम है कि वो क्या करती है, अगर कोई कानून है उस कानून की रक्षा करना, चाहे वो स्टेट के द्वारा बनाया गया है, चाहे सेंटर के द्वारा बनाया गया है, उस कानून की रक्षा करना जो काम होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करना, कोई कानून को वायलेट ना करे, है ना, उसकी रक्षा करना किसका काम है? जुडिशियरी का काम है। दूसरा, मान लीजिए कोई कानून है, उसको लेकर के कोई एम्बिग्विटी है, मतलब कोई संशय है, उस कानून के कुछ प्रोविजन अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, है ना, तो उसको इंटरप्रेट करना भी, उसको व्याख्या करना भी किसका काम होता है? वो भी काम होता है जुडिशियरी का, यानी कि न्यायपालिका का। लेकिन हमारे देश के अंदर जो न्यायपालिका है, हमारे देश की न्यायपालिका कैसी है? तो याद रखिएगा, हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब इस स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, कैसा है? स्वतंत्र न्यायपालिका है यानी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है हमारे देश में। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब क्या है? एक मतलब तो इसका यह है कि जो जुडिशियरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग जो है गवर्नमेंट का, जो सरकार का विधायी और कार्यकारी अंग है, उससे स्वतंत्र होकर के काम करेगी, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा जुडिशियरी के ऊपर, है ना। और दूसरा, यहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब यह है कि जो भी जजेस होंगे वो अपने पर्सनल ओपिनियन से इंडिपेंडेंट होकर के कोई डिसीजन देंगे, यानी उनका पर्सनल विचार क्या है, उनके पर्सनल थॉट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जजमेंट नहीं देंगे, उससे इंडिपेंडेंट है ना। और जो हमारा संविधान, जो हमारा कानून कहता है, उस संविधान और कानून के तहत क्या करेंगे, वो कोई निर्णय देंगे। यह है किसका मतलब? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब। बात समझ में आ गई? यानी कि जो हमारे देश में न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, यानी कि न्यायपालिका जो है सरकार का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग से इंडिपेंडेंट होकर के कोई काम करेगी। और दूसरा कि जो जजेस हैं जब कोई निर्णय सुनाएंगे तो वो अपने पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल थॉट, मान लीजिए कि कोई होमोसेक्सुअलिटी का मुद्दा है और उसके ऊपर किसी जज को क्या करना है? डिसीजन देना है। अब वो जज हो सकता है कि वो होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट हो,
मे बी उसका पर्सनल थॉट ऐसा हो सकता है। अब लेकिन वो जज जब उस पर डिसीजन देगा तो वो अपने पर्सनल ओपिनियन से इंडिपेंडेंट रहेगा। उसके पर्सनल थॉट क्या है, पर्सनल ओपिनियन क्या है, निजी विचार क्या है, उससे स्वतंत्र होकर के वो संविधान और कानून के तहत क्या करेगा, कोई निर्णय देगा। दिस इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात करें तो हमारे देश में जो जुडिशियरी है वो कैसी है, एकीकृत न्यायपालिका है। कहेंगे सर व्हाट इज एकीकृत न्यायपालिका? पूरे देश में एक सिंगल जुडिशियरी क्या करती है, काम करती है, यानी कि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी काम करती है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई मुद्दा आपका किस में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जिला न्यायालय में है, और जिन जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से आप मान लीजिए संतुष्ट नहीं हैं, तो यू कैन अप्रोच टू हायर कोर्ट। आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं। कहां पर? हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया, मान लीजिए उससे भी अगर आप खुश नहीं हैं, वहां पर लगता है आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। यानी कि पूरे देश में आपका ऐसा सिंगल एक इंटीग्रेटेड जुडिशियरी काम कर रहा है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है तो यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं है, लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, देन यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। और जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश होते हैं, है ना, तो वो भारत के सभी न्यायालय पर, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी न्यायालय पर क्या करती है, लागू होती है। बात समझ में आ रही है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग इंटीग्रेटेड जुडिशियरी यानी कि एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं, याद रखिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे डेमोक्रेसी यानी कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, जिसमें हम लोग पहला टाइप देखेंगे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बता सकते हो। लेकिन कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि सरकार का चौथा स्तंभ, सरकार का फोर्थ पिलर हम लोग किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट जो कहा जाता है ना, हमारा मतलब नॉर्मली सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन है? लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मतलब, मान लीजिए आदित्य कोई कानून बना, अब उस कानून को लेकर के क्या है, डिस्प्यूट है, उस कानून के प्रोविजन मान लीजिए ठीक है नहीं है, अब उसको लेकर के क्या होती है ना, आप उसी कानून को क्या कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो कोर्ट क्या करती है ना, उस कानून की व्याख्या करती है, देखती है ये जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है नहीं है, उसकी व्याख्या करेगा, हाँ ये संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं है। हाँ, वो काम किसका है? वो काम है जुडिशियरी का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो फोर्थ पिलर होता है गवर्नमेंट का, वो कौन सा होता है? तो सरकार का जो चौथा स्तंभ होता है, फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट, ये किसे कहा जाता है? सरकार का चौथा स्तंभ, सरकार का चौथा स्तंभ ये कहा जाता है, याद रखिएगा, मीडिया या प्रेस को। और मेरा आप लोगों से सवाल भी है, आप लोग ये बताएंगे कि फ्रीडम ऑफ मीडिया या फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस की स्वतंत्रता है या जो मीडिया की स्वतंत्रता है, वो किस अनुच्छेद के तहत एक फंडामेंटल राइट है, किस आर्टिकल के तहत एक मौलिक अधिकार है, आपको यह बताना है। देखिए, किसी भी अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, किसी भी अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो किसी भी लोकतंत्र के अंदर एक निष्पक्ष मीडिया का होना आवश्यक है। जो मीडिया है, मीडिया का क्या काम होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र में, कि वो जनता की जो समस्याएं हैं उसे सरकार तक पहुंचाए, जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सरकार तक पहुंचाएं, और जो सरकार की कमियां हैं, सरकार की अच्छाइयां हैं, सरकार के जो कार्य हैं उसको लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो जब इलेक्शंस हो, जब चुनाव हो, तो जो आपका नागरिक है, जो लोग हैं जो वोट करेंगे, वो एक स्वतंत्र, वो एक अच्छा निर्णय ले सके कि हाँ हमें अगली बार इस सरकार को चुननी है या नहीं चुननी है, उसके लिए एक स्मार्ट डिसीजन ले सकें। ठीक है, ताकि इसलिए
जो मीडिया होता है, मीडिया का काम क्या होता है, वो क्या करे, वो मतलब जनता की प्रॉब्लम को सरकार तक पहुंचाए, सरकार की अच्छाई हो, सरकार की मतलब कमियां हो, सरकार किस किन पॉइंट पर फेल है ना, उस पे क्या करे, उस पर मतलब उसको कहां तक पहुंचाए, जनता तक पहुंचाए। लेकिन आजकल की मीडिया, आप जानते हैं पहले कि मीडिया जो होती थी वो क्या करती थी, वाकई में मतलब जो उनका कार्य होता था वो करती थी। और आजकल की जो मीडिया हाउसेस हैं, वो मीडिया हाउसेस कम कॉरपोरेट हाउसेस ज्यादा हो गए हैं। दे वर्क टू गेन प्रॉफिट, मतलब दे वर्क टू गेन प्रॉफिट, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है ना। इसलिए वो क्या होता है ना, कई बार मीडिया वगैरह क्या करती है ना, पीआर की तरह भी काम करती है। यानी कि एक मतलब कहता है ना, इमेज बिल्डिंग का काम करेगी मीडिया। मान लीजिए कि आपका मतलब क्या करना है ना, आपका एक इमेज बिल्डिंग करना, आप मीडिया हाउसेस को पैसा दे दें, है ना, तो वो क्या करेंगे, आपकी इमेज को इतना अच्छा दिखाएंगे लोगों के सामने कि लगेगा कि अच्छा ये आदमी तो बहुत बढ़िया आदमी है ना, इससे अच्छा आदमी है ही नहीं। टीआरपी के लिए काम करती है ना। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, जिसके आधार पर जज किया जाता है किस चैनल के शोज जो हैं वो मतलब ज्यादा मतलब पॉपुलर हैं, उसके आधार पर उनकी क्या होती है, रैंकिंग होती है। तो याद रखिएगा, एक निष्पक्ष मीडिया, एक मतलब अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक निष्पक्ष मीडिया का होना आवश्यक है, जो कि हमारे देश के अंदर थोड़ा मतलब कम देखने को मिलता है। और आप देख भी सकते हैं, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस और मीडिया की अगर बात करें तो याद रखिएगा आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज ए के तहत है, ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर मीडिया को कितना फ्रीडम है, प्रेस को कितना फ्रीडम है, वो हमारे मतलब जो प्रेस फ्रीडम मतलब इंडेक्स होता है ना, उसमें आप अपन हमारी रैंकिंग देखेंगे इंडिया की, तो आपको पता चलेगा कि कितना फ्रीडम है दिया हुआ, है ना। और मेरा एक सवाल भी आप लोगों से, ये जो मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक होता है, वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, कोई बता सकता है तो आप लोग कमेंट में बताओ। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के प्रकार। अब सरकार के प्रकार में सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो पहला टाइप है दैट इज डेमोक्रेसी, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया विश्व की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना, याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, ठीक, डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो डेमोक्रेसी वर्ड देखिए आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है डेमो और दूसरा वर्ड है आपका क्रेसी। एक वर्ड है आपका क्या, डेमो, और दूसरा वर्ड है आपका क्या, क्रेसी। जो डेमो है, डेमो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीपल। इसलिए जो पीपल की जो संख्या होती है, उसे मतलब किसी भी देश के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब किसी देश क्षेत्र के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं उनका जो काउंटिंग होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंसस। सेंसस यानी जनगणना। और मतलब किसी भी क्षेत्र में कितना पॉपुलेशन, कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसका जो स्टडी होता है उसे क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जो होता है, जनसंख्या का जो अध्ययन होता है, उसे डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए डेमो का मतलब क्या है, पीपल, और क्रेसी जो है, क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल। यानी कि डेमो का मतलब क्या हो गया, जनता यानी लोग, और क्रेसी का मतलब क्या हो गया, शासन। यानी कि इस अगर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ पीपल यानी कि लोगों का शासन। और याद रखिएगा इस डेमोक्रेसी को सबसे पहले जो डेमोक्रेसी की परिभाषा दी, है ना, जो इसको डिफाइन किया, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन।
अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में कहा कि जनता के द्वारा या जनता के द्वारा जनता के लिए जो किया गया शासन है ना, वही क्या है, आपका डेमोक्रेसी है। लेकिन देखिए ये जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती है डेमोक्रेसी। एक आपकी होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब जनता खुद से अपना शासन करती है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मान लीजिए, जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता क्या करती है, खुद ही अपना क्या करेगी, रूल करेगी। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं, उसमें जनता खुद से अपना शासन नहीं करेगी। वहां पर जनता क्या करेगी, अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजेगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजेगी, और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, उनके ऊपर रूल करेंगे। तो ये यानी कि क्या है, यहां पर इनडायरेक्टली जनता अपने ऊपर शासन कर रही है, खुद से नहीं बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से रूल कर, मतलब शासन कर रही है। इसलिए उसे क्या इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो डेमोक्रेसी के बारे में याद रखना कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा इसके बारे में, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, जनता के द्वारा किया गया शासन, यानी by the people, for the people, of the people। ठीक, और ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा याद रखिएगा अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था, है ना। अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था, इस चीज को आप याद रखें, अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की, है ना, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की। व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पहले आप इसे लिख लो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बोल सकते हैं, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। चलें आगे। कैन आई मूव। अमेरिका के थे अब्राहम लिंकन, है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, या फिर इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जब जनता प्रत्यक्ष रूप से
अपना शासन खुद करे। When people rule themselves directly, when people rule themselves directly, जैसे इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका, याद रखिएगा, दैट इज ग्राम सभा। ग्राम सभा, जैसे मान लीजिए ग्राम सभा है, आपके गांव में भी, आपके पंचायत में भी क्या होगा, ग्राम सभा होगा। और ग्राम सभा का क्या काम होता है, वो विलेज, जो गांव है, गांव के स्तर पर वो जो ग्राम पंचायत, उस पंचायत के स्तर पर कौन कौन से नियम होने चाहिए, कौन कौन से कानून होने चाहिए, कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, इसको लेकर के क्या करती है, डिसीजन लेती है। कौन, ग्राम सभा। ग्राम पंचायत इज डिफरेंट एंड ग्राम सभा इज डिफरेंट। ग्राम पंचायत जो होता है वो मान लीजिए कोई क्षेत्र है ना, तो वो क्या है, ग्राम पंचायत है जिसमें कि एक गांव भी हो सकते हैं, दो गांव भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका जो ग्राम पंचायत हो उसमें एक गांव हो, दो गांव हो सकता है। कोई अगर बड़ा गांव होता है तो वहां पर दो दो ग्राम पंचायत होते हैं, एक ही गांव के अंदर दो दो ग्राम पंचायत भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो ग्राम पंचायत के अंदर जो डिसीजन लेती है कि आखिर इस गांव के स्तर पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कहां पर स्कूल बनना चाहिए, कहां पर कम्युनिटी हॉल बनना चाहिए, कहां पर प्लेग्राउंड बनना चाहिए, कहां पर लाइब्रेरी बननी चाहिए, कहां पर हमें स्ट्रीट लाइट लगाना है ना। अब ये सारे डिसीजन जो होते हैं वो क्या होता है, गांव के जो भी ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठा होंगे और वो सब मिलकर के क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि यस वी हैव टू मेक अ लाइब्रेरी एट दिस प्लेस। हमारा जो ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा, जो पैसा है इस पंचायत का, उसको कहां खर्च करना है, उसको लेकर के डिसीजन जो लिया जाता है, कौन, ग्राम सभा लेती है। और ग्राम सभा का डेफिनेशन दिया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 243 स्मॉल बी। आर्टिकल 243 के क्लाउज बी में ग्राम सभा का क्या डेफिनेशन है कि कोई ग्राम पंचायत है, किसी ग्राम पंचायत के अंदर रहने वाले जितने भी एलिजिबल वोटर्स है ना, जितने भी योग्य मतदाता है, मान लीजिए कि कोई ग्राम पंचायत है, उसकी जनसंख्या मान लीजिए कितनी है, 2000 है, मान लीजिए उसका पॉपुलेशन है 2000, जिसमें मान लीजिए कि 1500 लोग ऐसे हैं जिनकी जो एज है वो 18 ईयर से अबव है। आप जानते हैं हमारे देश के अंदर जो वोट करने का, जो मतलब मतदान करने का जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 18 ईयर है, 18 वर्ष है। और मान लीजिए कि 1500 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से ज्यादा है, यानी कि ये वोट के लिए क्या है, एलिजिबल है। लेकिन इसमें से इस 1500 में मान लीजिए 1200 ही ऐसे हैं जिनका नाम कहां पर है, मतदाता सूची में है, जो वहां की वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, वहां पर यही 1200 लोगों के नाम है। यानी ये जो है इससे मिलकर के क्या बनेगा, ग्राम सभा बनेगा। यानी किसी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे जो लोग हैं जो क्या है, एलिजिबल वोटर्स हैं, योग्य मतदाता हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। और ग्राम सभा जो है इट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 243 स्मॉल बी। इसमें क्या है, याद रखिएगा, ऑल एलिजिबल वोटर्स इन अ विलेज पंचायत, इन अ विलेज पंचायत, किसी ग्राम पंचायत के, किसी ग्राम पंचायत के सभी योग्य मतदाता, सभी योग्य मतदाता, है ना, ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं किस पर, विलेज लेवल पर कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, विलेज लेवल पर कितने क्या होने चाहिए, मतलब कितना विकास होना चाहिए, कहां पर क्या मतलब बनना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, इसका मतलब ग्राम सभा में हम क्या देख रहे हैं कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग डायरेक्टली हिस्सा ले रहे हैं, किसमें, तो मतलब शासन के अंदर, जो रूल के अंदर लोग सीधे क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं। और ये
याद रखिएगा किनका ये ऐसा सोच था, किनका ये सपना था। तो ये सपना था किसका? महात्मा गांधी जी का। क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा मानते थे कि जब तक गांव के लोगों को, विलेज के लोगों को जब खुद से शासन करने का वो नहीं देंगे, तब तक गांवों का विकास नहीं हो सकता है। और वो कहते थे कि इंडिया का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब इंडिया के अंदर जो सबसे लोएस्ट लेवल पर जो लोग रह रहे हैं ना, उनका जब डेवलपमेंट हो। उनको खुद से क्या कैसे डेवलपमेंट करना है उसका पावर आप उन्हें दीजिए, ठीक है। और गांधी जी की सोच को ही, मतलब गांधी जी का जो ये आइडिया था, ये जो विचार था, इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारा संविधान है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 जो कि स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी डालता है, राज्य के ऊपर एक कर्तव्य डालता है कि स्टेट जो है वो क्या करेगी? विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगी। एक गांव के लिए, क्लस्टर ऑफ विलेज के लिए विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगी और उसे क्या करेगी? इतनी पावर, इतनी शक्तियां प्रदान करेगी कि वो एक स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में क्या कर सके? काम कर सके। और इसलिए आप जानते हैं कि सबसे पहले जो ग्राम पंचायत या जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको लागू किया गया था राजस्थान के कहां पर? नागौर में। कब? इन 1959। इसको लेकर के फिर इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी प्रदान किया गया, जिसके तहत आर्टिकल 243 से लेकर के आपका आर्टिकल 243 ओ तक जोड़ा गया। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब हम लोग पंचायत पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये समझना है, ये जो पंचायत, ये जो ग्राम सभा है, ये एग्जाम्पल है किसका? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप बताएंगे, फिर हम लोग चलेंगे, बात करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेसिक देख रहे हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी बेस सिर्फ तैयार कर रहे हैं, है ना। अभी ये मत समझिएगा कि हम पूरा ग्राम सभा को डिटेल में, ये बस अभी ट्रेलर है ये सब, ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा आइडिया हर चीज के बारे में आपको हो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। और ये जो भी पॉइंट्स यहां पर लिखे गए हैं, है ना, तो याद रखिएगा, यहां पर कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्राम सभा, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। ये सारी चीज जो है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है और कई बार ये सवाल पूछा गया है। अब जब डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स देखेंगे कि ग्राम सभा इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्राम सभा, तो ग्राम सभा इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 243। यहां पर क्लाउज स्मॉल बी है। मैं बार बार स्मॉल बी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कैपिटल बी भी है आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 243 कैपिटल बी अलग बात करता है, ओके। आर्टिकल 243 स्मॉल बी जो है क्लाउज में, वो आपका क्या? ग्राम सभा को डिफाइन करता है, ओके, ठीक है। अरे मुख्य होगा उसमें से नहीं, मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा अंकित, है ना, मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है ना। मान लीजिए 100 मतदाता है, 100 वोटर, 100 ग्राम सभा के 100 मेंबर्स प्रेजेंट है और वहां पर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, पूछा जाएगा हाँ बताइए क्या किया जाए। और आपको पंचायत के बारे में बहुत मतलब देखना है, हाँ पंचायत वर्क्स, है ना, तो उसके लिए मतलब उतना बहुत डिटेल में तो नहीं मतलब बताया गया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। लाइक एक पंचायत है वेब सीरीज है, उसमें थोड़ा बहुत बताया गया हाँ, मतलब कैसे पंचायत वगैरह वर्क करता है, ठीक है। खैर, अब हम लोग आते हैं इसके बाद, सेकंड है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर इसी को क्या बोलता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? अभी आपको समझ में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है समझिए,
पीपल क्या करेंगे, इसमें जो लोग हैं, पहले समझ लो, इसमें लोग क्या करेंगे, वोट के माध्यम से, वोट यानी मतदान के द्वारा इलेक्ट करेंगे किसको, अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को, अपने प्रतिनिधि को क्या करेंगे, ये चुनेंगे, ठीक है। और ये प्रतिनिधि फिर इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए रूल बनाएंगे, रूल यानी कि लॉ बनाएंगे, कहां पर, विधानसभा में, मतलब राज्य विधानमंडल में बैठकर, कहां पर, संसद में बैठकर, है ना। और फिर इसी लॉ के तहत इनके ऊपर क्या किया जाएगा, इनके ऊपर रूल किया जाएगा, इनके ऊपर क्या किया जाएगा, रूल किया जाएगा, यानी कि शासन किया जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या हो, जो जनता है यहां पर डायरेक्टली शासन नहीं कर रही है अपने ऊपर, जैसे ग्राम सभा में हो रहा था। यहां पर क्या हो रही है कि जनता वोट कर रही है, मतदान कर रही है, और मतदान के द्वारा क्या कर रही है, अपने प्रतिनिधि को चुन रही है ना। और ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, उसके लिए क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, निर्वाचन होते हैं। अब ये जो इलेक्शन होता है वो भी डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष, मतलब जो आपका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन वो है जिसमें कि आप लोग क्या करते हैं, जाते हैं और सीधे जाकर के वोट करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो है जिसमें कि आप लोग वोट नहीं करते, बल्कि आपके चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता है, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपने कभी वोट किया है, नहीं किया होगा आपने, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। उसमें आप वोट नहीं करते हैं, बल्कि आपने जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजा है, आपने जिन रिप्रेजेंटेटिव को या जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजा है, वो क्या करेंगे, वहां पर वोट करेंगे। यानी कि जो इलेक्शन है एक डिवाइस है, एक तरीका है जिसके द्वारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सदस्य, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा। और यहां पर लोग कैसे चुनेंगे, तो लोग यहां पर क्या करेंगे, वोट करेंगे, मतदान करेंगे, और मतदान करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव संसद में, राज्य विधानमंडल में बैठ करके आपके लिए ही कानून बनाएंगे, और आपके ऊपर फिर इसी कानून के माध्यम से क्या होगा, आपका शासन किया जाएगा। यानी कि यहां पर जनता डायरेक्टली अपना शासन नहीं कर रही है, इनडायरेक्टली अपना शासन कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां पर देखिए एक वर्ड है, बहुत खूबसूरत वर्ड है, और डेमोक्रेसी के अंदर जो ये मतदान है, डेमोक्रेसी में जो सबसे मेन पावर होती है वो किसके पास होती है, जनता के पास होती है। जनता अगर चाहे तो किसी को नीचे से उठाकर सर पे भी बिठा सकती है, और किसी को चाहे तो ऊंचाई से नीचे भी ला सकती है। यानी कि जो मेन पावर है डेमोक्रेसी के अंदर वो किसके पास है, लोगों के पास है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लोग, अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसे बनाए रख सकती है, और कोई सरकार अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसे सरकार से हटा भी सकती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर एक वर्ड है वोट। वोट यानी मतदान की जब बात करते हैं, पहले आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके एमपीज हो गए, जो आप एमपीज को चुनकर भेजते हैं, एमएलएज को चुनकर भेजते हैं, है ना। ये सब जो है एमएलसीज हैं, ये सब जो चुनकर आप भेजते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। यानी राज्य विधानमंडल जो आपके लिए कानून बना रही है, पार्लियामेंट जो आपके लिए कानून बना रही है, वहां पर जो ये लोग बैठकर एमएलएज एमपीज जो बैठकर आपके लिए कानून बनाते हैं, वो कैसा डेमोक्रेसी है, वो आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो सबसे अच्छा एक डिवाइस है यहां पर वोट, मतदान। तो अब हम लोग मतदान के ऊपर बात करते हैं पहले थोड़ी सी, है ना, कि मतदान क्या होता है, कैसे होता है। फटाफट से लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं। भी इसके बारे में लिख देंगे 2 पॉइंट, है ना।
यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए। एमपीज का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट है, लिख लीजिएगा इसमें जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है। इन दिस people elect their representatives and ये प्रतिनिधि यानी ये रिप्रेजेंटेटिव संसद या राज्य विधानमंडल में, संसद या राज्य विधानमंडल में इनके ऊपर शासन करने के लिए कानून बनाते हैं, इनके ऊपर शासन करने के लिए, इनके ऊपर शासन करने के लिए कानून बनाते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वही क्या करेंगे, इनके ऊपर शासन। दीज रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉ to govern these people in parliament or state legislature, है ना, in parliament or state legislature. These representatives make law to govern them in parliament or state legislature. इनडायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में डिफरेंस होता है। देखिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुना जाएगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसमें अब जनता कैसे चुनेगी अपने प्रतिनिधि को, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जा सकता है, एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जा सकता है, जिसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। चिंता मत करिए, एक एक बेसिक पहले हम लोग देखेंगे, फिर इलेक्शन को बहुत डिटेल में देखेंगे। जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे इलेक्शन के क्या क्या तरीके होते हैं, इलेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर एक वर्ड है, याद रखिएगा, वोट। आपने कभी सोचा है व्हाट इज वोट? वोट यानी मतदान। पता है मतदान का मतलब क्या होता है? एनीवन बता सकता है कोई भी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वोट? मतदान का एक्चुअल क्या, यहां पर क्या है? मतदान। व्हाट इज इट्स मीनिंग? एनीवन? कोई बता सकता है? अपने मन से वोट करना, ठीक है, नहीं मतलब वोट करने का मैं मतलब पूछ रहा हूं, अपने मन से, दूसरे के मन से तो नहीं। वो तो ठीक है कि हम अपने मन से कम, मतलब दूसरे के मन से ज्यादा होता है ना, क्योंकि कई तरह की माल प्रैक्टिसेस होते हैं चुनाव के दौरान, आप लोगों को पता होगा, खास करके जब पंचायत के चुनाव होते हैं वहां पर तो कुछ ज्यादा ही होता है ये सब। ठीक है, विचार को प्रकट करना या किसी को विचार देना, व्हाट इज इंडिपेंडेंट पावर टू। वेरी गुड, केजीएस यूजर है एक, उसने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, वेरी गुड। अपनी सॉवरेनिटी को ट्रांसफर करना, समझिएगा ध्यान से। व्हाट इज यहां पर अपने मत का आप क्या कर रहे हो? दान कर रहे हो। यानी जो आपके अपने विचार हैं, अपने ओपिनियन है, उसको क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। यानी कि अपनी सॉवरेनिटी का क्या कर रहे हैं? आप दान कर रहे हैं। यानी वोट का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ वोट इज ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। यानी जो आपकी जो अपनी निर्णय लेने की क्षमता है, संप्रभुता का दान है ये, संप्रभुता का दान है, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी है ये। यानी कि आपका जो खुद का जो निर्णय लेने का क्षमता, आप उसे ट्रांसफर कर दे रहे हैं किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कि नहीं मेरे बिहाफ पर निर्णय कौन लेंगे? आप लेंगे, बिकॉज आई हैव फेथ इन यू।
हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप वहां पर बैठकर हमारे हित, हमारे कल्याण, हमारे विकास के लिए कानून बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यू हैव फेथ इन योर रिप्रेजेंटेटिव। आप जिसको भी चुनते हैं, जिस भी प्रतिनिधि को आप वोट करते हैं, क्या आपका विश्वास होता है उनमें? तभी तो आप वोट करते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये हमारे विकास के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे हितों की रक्षा के लिए क्या करेगा, जाकर के कानून बनाएगा। तभी तो आप वोट करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, जो ये वोट है ना, वोट मतदान का मतलब क्या होता है? यू ट्रांसफरिंग, यू आर मतलब गिविंग योर सॉवरेनिटी टू योर रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने संप्रभुता का दान कर रहे हैं किसे? अपने प्रतिनिधि को। क्योंकि आपको अपने प्रतिनिधि पर भरोसा है, आपको उसके ऊपर विश्वास है कि ये व्यक्ति जो है, इसको अगर हम अपने निर्णय लेने की क्षमता दे देंगे तो ये हमारे बिहाफ पर निर्णय लेगा और हमारे डेवलपमेंट, हमारे वेलफेयर, हमारे हित में, हमारे इंटरेस्ट में क्या करेगा, डिसीजन लेगा। जो कि अच्छा होगा हमारे लिए, उसके लिए वो क्या करेगा, निर्णय लेगा। ठीक है। और ये जो पावर है, मतदान का पावर जो है, किसी भी इलेक्शन में वोट जब करते हैं आप, प्रत्यक्ष निर्वाचन में या जो भी जिसमें निर्वाचन में आप वोट करते हैं, ये वोट का जो अधिकार है ये आपको आपके संविधान के द्वारा दिया गया है। और हमारा संविधान है, हमारे संविधान में याद रखिएगा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 ये आपको बात करता है, ये आपको देता है क्या, राइट टू वोट का अधिकार, यानी कि मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार, चुने जाने का अधिकार। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि मतदान का अधिकार एक कैसा अधिकार है, राइट टू वोट जो है ये कैसा अधिकार है, याद रखिएगा इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। देखिए आपको ना चीजें समझ में आनी चाहिए, पहले ध्यान से समझो। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और यहीं से एक पॉइंट आप लिख लेंगे, नेशनल वोटर्स डे। इंपॉर्टेंट है, नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये कब मनाते हैं? हर साल मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि 25 जनवरी को 1950 में ऑन 25 जैन 1950 हमारे देश के अंदर जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना हुई थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कोई बता सकता है उनका नाम क्या था? और यहीं पर दोस्तों एक चीज और भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि 1989 से पहले हमारे देश के अंदर जो वोट करने की जो न्यूनतम आयु थी वो थी 21 साल, 21 ईयर। ठीक है। हाँ, कल क्लास नहीं होगी, आपकी क्लास मंडे को होगी, है ना? तो मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे की चीजों को। तो यहां पर याद रखिएगा एक संविधान संशोधन में आपको याद रखना है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। इसके द्वारा क्या होता है, वोट देने की उम्र को, वोट देने की एज को 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक। 61वां संविधान संशोधन 1989, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये। वेरी गुड अंकित, बिल्कुल आपने सही बताया। हमारे देश के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुकुमार सिंह। यहां पर एक पॉइंट को आप लोग समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। अधिकार जो हमारे पास एक होता है ह्यूमन राइट, मानवाधिकार जिसे कहते हैं, जो कि एज ए ह्यूमन आपको मिलना चाहिए, एज ए मनुष्य आपको जो अधिकार मिलना चाहिए, दैट इज ह्यूमन राइट। और मनुष्य के क्या मानवाधिकार होने चाहिए, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट है, जिसके यूडीएचआर जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना? ठीक है। उसमें बताया गया कि क्या क्या मानव के पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्या क्या मानवाधिकार होना चाहिए। उसमें डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक। और किसी भी मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, या राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। एक अधिकार होता है आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है? जो कि आपके संविधान के, हमारा जो संविधान है उसके भाग 3 के द्वारा जो अधिकार आपको दिए गए हैं, वो क्या है? वो आपका फंडामेंटल राइट है।
इसके साथ याद रखिएगा हमारा संविधान के द्वारा भाग 3 के अलावे भी हमारे संविधान ने कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे आर्टिकल 326 है, राइट टू वोट, और भी ऐसे कुछ अधिकार और हैं जो कि हमारे संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो कि पार्ट 3 के अदर हैं, पार्ट 3 के अलावे हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे संविधान के भाग 3 के तहत जो अधिकार दिए हैं वो फंडामेंटल राइट है। भाग 3 के अलावे जो अधिकार आपको संविधान ने प्रदान किए हैं वो क्या है, आपके संवैधानिक अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कि आपके संविधान के द्वारा नहीं बल्कि पार्लियामेंट कानून बना करके आपको प्रदान करती है। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल कानून बना करके आपको प्रदान करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विधिक अधिकार कहते हैं या लीगल राइट कहते हैं, है ना, या फिर वैधानिक अधिकार कहते हैं। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। लीगल राइट जो होती है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना करके देती है। मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 के द्वारा जो अधिकार दिए गए दैट इज फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है। भाग 3 के अलावे संविधान और जो हमें अन्य अधिकार प्रदान करता है, भाग 3 के अलावे जो अधिकार हमें प्रदान करता है संविधान, वो कैसा है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, लाइक राइट टू वोट। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि भारत के अंदर चुनाव के क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से भारत के अंदर चुनाव होता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग मूव करेंगे गवर्नेंस सिस्टम में। उसमें मतलब सरकार के अन्य और प्रकार है, थियोक्रेसी क्या है, प्लूटोक्रेसी क्या है, इसके बारे में बेसिक बात करेंगे। एंड देन वी विल मूव टू टाइप ऑफ गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस सिस्टम में चलेंगे। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है ना, ठीक है। नहीं, जो बोर्ड पर लिख रहा हूं बस उसे लिखना है ना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे मंडे को। देखिए नेक्स्ट वीक में हमारा जो बेसिक वाला पार्ट है ना वो हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीक में। फिर उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज, मतलब जो भी हमारा मेन टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग उसे क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।